हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का चर्चा का विषय है विश्व वर्षावन दिवस, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, तुर्की संयुक्त राष्ट्र रूस यूक्रेन के साथ बैठक करेगा, ज्योतिर्गमय महोत्सव का उद्घाटन। तो सबसे पहले हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे मीठी पानी की मछली कहाँ पाई जाती है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी मलेशिया। इसका सही विकल्प है सी कंबोडिया। हाल ही में विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली विशाल स्ट्रेंगर कंबोडिया के मेकांग नदी में पाई गई है। इसकी लंबाई स्ट्राउट से पूंछ तक लगभग 4 मीटर और इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम है। इससे पहले 2005 में थाईलैंड में सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली विशाल कैटफिश खोजी गई थी, जिसका वजन 293 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, सियरा डे ला कुलेब्रा माउंट रेंज किस देश में स्थित है? ए स्पेन, बी इटली, सी फ्रांस, डी ग्रीस। इसका सही विकल्प है ए स्पेन। स्पेन, जर्मनी और ग्रीस सबसे असाधारण हीट वेव का सामना कर रहे हैं। इससे स्पेन में जमोरा प्रांत में सियरा डे ला कुलेब्रा माउंटेन रेंज सबसे अधिक प्रभावित है। सियरा डे ला कुलेब्रा माउंटेन रेंज उत्तरी पश्चिमी स्पेन और उत्तर पूर्वी पुर्तगाल में स्थित है। द यूरोपियन फॉरेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक वर्ष 2000 के बाद 2021 सबसे खराब फॉरेस्ट फायर सीजन था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा शब्द नूरी क्या है? ए ऑस्ट्रेलिया की एक क्रूज मिसाइल, बी बोलिविया की एक रेगिस्तान, सी लेबनान की नई राजधानी, डी दक्षिण कोरिया का एक स्पेन रॉकेट। इसका सही विकल्प है डी दक्षिण कोरिया का एक स्पेस रॉकेट। दक्षिण कोरिया ने दूसरे प्रयास में ही अपने पहले स्वदेशी स्पेस रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस सफलता के बाद दक्षिण कोरिया दुनिया का 10वां देश बन गया जो स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेजने में सफल रहा है। नूरी रॉकेट 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने उपग्रह को पहुंचाने में सफल रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध है? ए 10वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 7वीं अनुसूची। का सही विकल्प है ए 10वीं अनुसूची। महाराष्ट्र में हुई हालिया घटनाक्रम के बाद दल बदल विरोधी कानून फिर से चर्चा में आ गया है। दल बदल विरोधी कानून का संबंध संविधान की 10वीं अनुसूची से है। इससे 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। इस कानून का उद्देश्य सरकार को स्थिरता प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, एक देश एक राशन कार्ड योजना को अमल करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ए लद्दाख, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही विकल्प है बी असम।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो पूरे देश में लागू है। हाल ही में असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है। हाल ही में अब यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू की जाएगी। इसका मकसद सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA लाभार्थियों को देश भर में अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के बारे में जान लेते हैं। यह एक लाभार्थी केंद्रित उच्च प्रभावी योजना है। इसे अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। इससे लाभार्थी मौजूदा राशन कार्डों को पोर्टेबिलिटी के जरिए अपनी पसंद के किसी भी FPS फायर प्राइस शॉप से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत से लेकर लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को लचीलेपन के साथ सब्सिडी युक्त NFSA और मुफ्त PMGKY खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। शुरुआत से अब तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्य सब्सिडी में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का मूल्य का खाद्यान्न वितरित किया गया है। यह देश में अपने तरह की एक विशेष नागरिकता केंद्रित पहल है। इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप भी शुरू की गई है। यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NFSA के बारे में जान लेते हैं। इसे 2013 में अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है, साथ ही खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी किस मंत्रालय के अधीन आता है? A. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, B. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, C. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, D. गृह मंत्रालय। इसका सही विकल्प है C. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में जम्मू कश्मीर में उधमपुर में एक नई सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने देश में अपना न्यूनीकरण और तैयारी में सुधार के लिए कुछ पहलें शुरू की है। NCS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसमें देश भर में 152 स्थायी ऑब्जर्वेटरी स्थापित की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत का स्थान है। A. पहला, B. दूसरा, C. तीसरा, D. चौथा। इसका सही विकल्प है चौथा। भारत ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट में चौथा स्थान हासिल किया है। चीन ने इस रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल किया, जबकि इटली और अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने कुल गोल्ड स्टॉक का बहुत कम भाग रिसाइकिल करता है। भारत की भागीदारी ग्लोबल स्क्रैप सप्लाई में लगभग 8% है। अगला प्रश्न है, चर्चित शब्द हाओर क्या है? A. सिलहट में पारंपरिक आर्द्रभूमि, B. असम की फ्रेश वाटर फिश, C. म्यांमार की एक द्वीप, D. उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही विकल्प है ए सिलहट में पारंपरिक आर्द्र भूमि। बंगाल का सिलहट मंडल बीते दिनों से बाढ़ की चपेट में है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन इस बाढ़ के लिए एकमात्र कारण नहीं है। इनके मुताबिक सिलहट की पारंपरिक आर्द्रभूमि हाओर भी इसके लिए जिम्मेदार है। हाओर कटोरे के आकार का उथला अवसाद है जो सतह से अपवाद को अवशोषित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वालबार्ड द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही विकल्प है आर्कटिक महासागर। स्वालबार्ड द्वीप समूह के पर्वत और हिमनद हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्वालबार्ड द्वीप समूह यूरोपियन भूमि के उत्तर में आर्कटिक महासागर में स्थित है। 1920 में स्वालबार्ड संधि ने इस द्वीप समूह पर नॉर्वे की संप्रभुता स्थापित की थी। यह स्थान जलवायु परिवर्तन और पर्यटन के कारण खतरे की स्थिति का सामना कर रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी अमेरिका। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 120 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। भारत अमेरिका को पॉलिश किए हुए हीरे, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आदि का निर्यात करता है, जबकि कच्चा तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, सोना, कोयला, बादाम आदि का आयात करता है। अगला प्रश्न है 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जून को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 जून को वर्चुअल तरीके से होने वाले ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देश में शामिल देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका हैं। दुनिया में 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है। अब आज का चर्चा का विषय है विश्व वर्षा वन दिवस 2022। हर साल 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस वर्ल्ड रेनफॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2022 इस दिन की थीम द टाइम इज नाउ है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में वर्षा वनों को सम्मानित करना और लोगों को वनों की कटाई के जोखिम के बारे में जागरूक करना है। वर्तमान में वर्षा वनों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाना, वर्षा वनों की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। बता दें कि पहला विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून 2017 को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था रेन फॉरेस्ट डे पार्टनरशिप द्वारा मनाया गया था। वर्षा वन यह ऐसे वन है जहां वर्षा निरंतर और पूरे वर्ष प्रचुर मात्रा में होती है। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। वर्षा वन पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर जीवन
के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख तथ्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे वर्षावन पृथ्वी की सतह का लगभग 6% भाग कवर करता है। यह दुनिया के लगभग 50% पौधों और जानवरों की प्रजाति का घर है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन है। इसका विस्तार 5.5 मिलियन वर्ग किमी से अधिक है। यह 9 दक्षिण अमेरिकी देशों में फैला हुआ है। पिछले 50 वर्षों से अमेजन वर्षावन का लगभग 17% नष्ट हो गया है। ऐसा अनुमान है कि 100 वर्षों के भीतर कोई वर्षावन नहीं बचेगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी के अनुसार 60% से अधिक एंटी कैंसर दवाएं प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होती हैं, जिनमें वर्षावन के पौधे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की 25% से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर है। अगला हमारा चर्चा का विषय है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, जो पूरे देश में लागू है। यह कहाँ की योजना है? हाल ही में असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है। इसके साथ ही अब ONORC योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू हो गई है। इसका मकसद सभी राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA लाभार्थियों को देश भर में अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। अगला हमारा चर्चा का विषय है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ने नई दिल्ली में 18 दिवसीय श्री रामायण यात्रा शुरू की। यह भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन देखो अपना देश पहल के जरिए घरेलू पर्यटनों को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। यह पूरे देश में बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। श्री रामायण यात्रा सर्किट रूट ट्रेन की क्षमता 6000 लोगों की है। इस ट्रेन का भीतरी भाग रामायण पर आधारित है। यह स्वदेश दर्शन के तहत चिन्हित रामायण सर्किट पर चलेगी। यह उन स्थानों का दौरा करेगी जिन जगहों पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने 14 साल के वनवास के दौरान गए थे। इसमें अयोध्या, जनकपुर, बक्सर, काशी, सीतामढ़ी, चित्रकूट, प्रयागराज आदि जैसे प्रमुख शहर शामिल होंगे। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेंगी। यह एक पेंट्री कार और 2 स्लीपर कार सहित पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है। इसमें शाकाहारी भोजन भी परोसा जाएगा। अगला चर्चा का विषय है तुर्की संयुक्त राष्ट्र रूस यूक्रेन के साथ बैठक। अनाज गलियारे के मुद्दे पर तुर्की संयुक्त राष्ट्र रूस और यूक्रेन के साथ इस्तांबुल में बैठक करेगा। इस बैठक में यूक्रेनी अनाज के निर्यात के लिए संभावित काला सागर गलियारे पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने रूस और यूक्रेन के साथ साथ तुर्की से यूक्रेन अनाज निर्यात करने के लिए एक समुद्री गलियारा स्थापित करने की अपील की है। इस गलियारे के स्थापित होने से यूक्रेन से 6 से 8 महीने में करीब 30 से 35 मिलियन टन कृषि उत्पादों के निर्यात होने की उम्मीद है। यूक्रेन के ओडेसा में 4 बंदरगाहों से 3 कॉरिडोर खोलने की योजना है। खादानों को साफ करने में समय लगेगा, इसलिए अनाज के तत्काल निर्यात को पूरा करने के लिए ये गलियारे परिचालन में आ जाएंगे। गौरतलब है कि यूक्रेन अफ्रीका और मध्य पूर्व
के लिए एक प्रमुख अनाज निर्यातक है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन संघर्ष जारी है। इस कारण यूक्रेनी अनाज शिपमेंट में व्यवधान के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि तेजी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में तुर्की ने भारत के गेहूं को खराब बताकर लौटा दिया था। अब तुर्की, यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौता होना है, जिसके तहत तुर्की ने यूक्रेन के गेहूं पर 25% छूट की मांग की है। बता दें कि मिस्र, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और तुर्की सहित मध्य पूर्व के कई देश यूक्रेन के गेहूं निर्यात पर निर्भर हैं। अगला हमारा चर्चा का विषय है उधमपुर में सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने जम्मू संभाग के उधमपुर में सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया है। यह वेधशाला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में तीसरा स्थान है जहां अब इस तरह की भूकंपीय अवलोकन दर्ज की जाएंगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर विशेष रूप से दक्षिण और उत्तर कश्मीर भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जहां ऐसी वेधशालाएं स्थापित की गई हैं। यह वेधशाला पृथ्वी की क्रस्ट की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों को रिकॉर्ड करेगी। यह दुनिया भर के विभिन्न भूकंपीय स्टेशनों को डेटा प्रदान करेगी। ज्ञातव्य है कि उधमपुर जिला 2 भूकंपीय भ्रंश रेखाओं के बीच स्थित है। यह रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और डेटा संग्रहण में सुधार करेगा। बीते कुछ समय से देश भर में 70 से अधिक ऐसी वेधशालाएं स्थापित की गई हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। यह मंत्रालय पूर्व में महासागर विकास विभाग था। फरवरी 2006 में सरकार ने इसे महासागर विकास मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया। इसके बाद जुलाई 2006 से महासागर विकास मंत्रालय को नए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इसका मिशन मौसम, मानसून, जलवायु तथा जोखिम ध्रुवीय क्षेत्र का अन्वेषण, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां आयोजित करना है। महासागर संसाधनों के अन्वेषण और स्थायी उपयोगिता हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह देश में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। अगला हमारा चर्चा का विषय है ज्योतिर्गमय महोत्सव उद्घाटन। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने ज्योतिर्गमय उत्सव का उद्घाटन किया। यह संगीत नाटक अकादमी का एक अनूठा प्रयास है जो भारत की लुप्त होती कलाओं को उभारने के लिए किया गया है। 21 से 25 जून तक चलने वाला यह एक 5 दिवसीय उत्सव है। यह देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों को बजाने का हुनर रखने वाली प्रतिभाओं जैसे सड़क पर प्रदर्शन करने वाले, ट्रेन में मनोरंजन करने वाले आदि को प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य सुर्खियों से दूर अनसुने कलाकारों की आवाज को दुनिया में सामने लाना है। ज्योतिर्गमय उत्सव का शामिल होना 75 कलाकारों द्वारा प्रदर्शन, दुर्लभ वाद्य यंत्रों के निर्माण पर 5 दिवसीय कार्यशाला, योग सत्र, उपकरण बनाने की कार्यशाला, वाद्य यंत्र, तबला, सितार आदि बनाने पर प्रदर्शनी, आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम है। अब आगे हम देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण न्यूज को। जैसे वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने डेविड वार्नर। अगला है दुनिया के शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में शामिल 4 भारतीय एयरपोर्ट कौन से हैं। स्काई टैक्स द्वारा जारी 2022 के लिए दुनिया के शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट 37वें स्थान पर है, जो पिछले साल 45वें स्थान पर था। इस सूची में बेंगलुरु एयरपोर्ट पिछले साल के 71वें स्थान की तुलना में इस साल 61वें स्थान पर है। वहीं इस साल हैदराबाद एयरपोर्ट 63वें, जबकि मुंबई एयरपोर्ट 65वें स्थान पर है।
अगला है राजस्थान में पुलिस कर्मियों के बच्चों को कॉलेज व विश्वविद्यालयों में मिलेगा आरक्षण। बीजेपी नीति एनडीए द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ। 1997 में राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले मुर्मू उड़ीसा में जूनियर असिस्टेंट और मानद असिस्टेंट टीचर रह चुकी थी। 2015 से 2021 तक झारखंड की गवर्नर रही मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं तो वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। अगला है संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई रुचिरा कंबोज। भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत कंबोज यूनेस्को में भारत की राजदूत स्थायी प्रतिनिधि रह चुकी हैं। 1987 बैच की IFS अधिकारी कंबोज 2014 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार पर काम करने वाली G4 टीम की हिस्सा भी हैं। अगला है यूपीएससी ने 17 दिनों के अंदर जारी किए सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे। अगला है सोलर और हाइड्रो एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना दिल्ली एयरपोर्ट। अब कुछ 22 जून की करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं हम। जैसे आज का 22 जून का पहला प्रश्न, 19 जून 2022 को किस देश ने जूनटिंग फेस्टिवल मनाया है? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी कनाडा, डी अमेरिका। इसका विकल्प सही है डी अमेरिका। अगला है प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 21 जून। किस देश में स्थित खुब्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? इसका सही विकल्प है मंगोलिया। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ए भारतीय थल सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना, डी सीमा सुरक्षा बल। इसका सही विकल्प है भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। इसका सही विकल्प है डी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किस राष्ट्रीय संगठन को दिया गया है? ए द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, बी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, सी सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है ए द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। अगला प्रश्न है जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी पेले, सी सुनील छेत्री, डी अली देई। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी जापान। इसका सही विकल्प है बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 18 जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधार योजना की शुरुआत की गई? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी केरल, डी गुजरात। इसका सही विकल्प है डी गुजरात। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किस अपने उम्मीदवार घोषित किया है?
ए द्रौपदी मुर्मू, बी थावरचंद गहलोत, सी अनुसुईया उइके, डी आरिफ मोहम्मद खान। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।